उसी लाइन में जब मस्जिद की दहलीज को तोड़ा जा रहा था, जब आप देखेंगे तो उसी लाइन में थोड़े सा आगे बढ़कर यानी 1 से 2 मिनट से 3 मिनट आपको पैदल चलना पड़ेगा। उसी लाइन में अतिक्रमण की ज़मीन मंदिर भी थी, क्या मंदिर को फिर क्यों नहीं तोड़ा गया? जब अतिक्रमण है तो एक लाइन में सबको बराबरी के साथ करना चाहिए। लेकिन आज की जो हुकूमत है, हम बार बार कहते हैं कि अब और जो पुरानी हुकूमतें थी वो भी सांप्रदायिक थी, लेकिन वो छुप कर वार किया करती थी। आज जो बीजेपी हुकूमत है ये भी सांप्रदायिक है, ये सामने से वार करती है। यही फ़र्क है रखा था। ट्रेड लाइसेंस के अतिक्रमण की जगह पे दी जाती है। मैं सवाल करना चाहूँगा एमसीडी से, तुम क्या उस वक्त आँख में बिनाई थी तुम्हारे? क्या तुम देख नहीं पा रहे थे कि अतिक्रमण की जगह में ट्रेड लाइसेंस दिया जाता? बाहर जाकर विदेशों में पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? हमारे बच्चों के जब नौकरी मांगते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे पास नौकरियां नहीं है, हम दें तो दें कैसे? राजनाथ सिंह की रैली में नौजवानों ने नारा लगाया था कि आर्मी की भर्ती चाहिए, क्या आज तक भर्ती निकली? आपने तो वादा किया था इलेक्शन की रैली से। प्रधानमंत्री किसी का बर्थडे होता है तो एक ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री एक छोटी सी बात होती है तो ट्वीट करते हैं। उन्हें बाहर विदेशों में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, उनकी मदद के लिए वक्त है। लेकिन देश में क्या वो प्रधानमंत्री किसी एक समुदाय के हैं? प्रधानमंत्री तो सबों का होता है, हर एक समुदाय का होता है, हर एक वर्ग का होता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ एक समुदाय का होने को अपने आप को करार दे रहे हैं। एक दूसरे के समुदाय के ऊपर, यहाँ तक के दलितों के ऊपर भी जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर भी वो कुछ नहीं कहते हैं। उसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं वो एक सिर्फ वर्ग का होकर रह गए हैं। तो अंबानी अडानी जैसे वर्गों की ही वो सिर्फ बात कर रहे हैं, उनकी ही वो सोच रहे हैं। गरीब के घर के बच्चों को जो नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं उसके ऊपर उनका कोई ठिकाना नहीं है। बच्चों को जो तालीम नहीं मिल रहा है इसके ऊपर उनका कोई ठिकाना नहीं है। आज प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ अंबानी अडानी और आरएसएस के होकर रह गए हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरह की घटना हुई, कई सारे लोगों के ऊपर सवाल उठ गए और सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो पॉलिटिकल लीडर जो मुसलमानों का वोट लेकर चाहे संसद भवन पहुंचते हैं या विधान परिषद पहुंचते हैं या विधानसभा पहुंचते हैं, तो वो लोग आज क्यों नहीं थे जो अचानक वहाँ पर जिस तरह से मुसलमानों के घर को तोड़ा गया, उनके मुसलमानों के घर को ऊपर लगातार बुलडोजर चलाया गया। गुलाम, सबसे पहले ये है कि आज जिस तरह से हम जिनको चुन के लाते हैं, वोट देते हैं, सारे लोग गायब थे और आज एक महिला जो बृंदा किरात है वो खड़ी होती हैं और कहती है कि बुलडोजर जो चला है वो गलत चला है, बुलडोजर नहीं चला चाहिए। बाकी तमाम सियासी लीडर गायब है फील्ड से। असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे मगर बाकी तमाम सेकुलर लीडर गायब है। तो किस तरह से इस पूरे मामला को देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि मैं बृंदा करात की आइडियोलॉजी से वास्ता नहीं रखता। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि सीपीएम एक सो कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी है जो कम्युनिस्ट का जामा पहने हुई है। इस विषय पे बाद में तफसील से बात हो सकती है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। दूसरी बात, आज जो उन्होंने बुलडोज़र के सामने खड़ा हुआ, मैं इसकी पुरजोर सताइश करता हूँ। क्योंकि माइनॉरिटी के बहुत सारे वोट लेते हैं, लेकिन माइनॉरिटी की जब भी बात आती है, उन पर परेशानियां होती हैं तो सब हाथ पीछे ले लेते हैं। ख़ास तौर से अभी जब सभी अपने आप को हिंदुत्ववादी होने का अपने आप को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, सबूत दे रहे हैं। कोई भी पार्टी हो, यहाँ तक कि सीपीएम भी अपने आप को धर्म के साथ जोड़ कर चल रही है। चाहे आप वो केरला में देखें किस तरीके से वो वहाँ पे धर्म की राजनीति कर रही है, आप जब वहाँ के हालात को जानेंगे। खैर, दूसरी बात, मैं यहाँ पे एक बात को ज्वाइंट करता चलूँ कि सीपीएम ही वो हुकूमत थी जिन्होंने हमारे मगरबी बंगाल में सिंगूर और नंदीग्राम में वहाँ के ज़मीन उन लोगों से छीनने की कोशिश की थी। ये बात आप जानते हैं। वो तो एक विषय है, मगर अब जो जहांगीरपुरी में जिस तरह की घटना हुई, सुप्रीम कोर्ट कहाँ खड़ा है और सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से देख? आज हम लोग ऐसे दौर में पहुँच गए हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक राय देती है, लेकिन हमारे दिल्ली गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट जो उसी शहर में वाक़ है, लेकिन वहाँ दिल्ली पुलिस जिसकी होम मिनिस्ट्री हमारे अमित शाह कर रहे हैं और एमएसडी जो बीजेपी चला रही है, उनके कानों तक जूं तक नहीं पहुँचती, बल्कि यह खबर पूरी दुनिया में पहुँच जाती है। और वहाँ पर गरीबों के जो दुकान थे उसे लगातार बुलडोज़र के जरिए तोड़ा जा रहा है। असल में ये लोग आज बुलडोज़र का एक ऐसा चीज़ पैदा कर देना चाह रहे हैं
कि लोगों के अंदर कि जो भी होगा तुम घबराओ मत, हम मुसलमानों पर बुलडोज़र चलाएंगे। लेकिन जब आप देखेंगे तो एक गरीब पान दुकान का भी बुलडोज़र था, जिसके ऊपर बाज़ाब्ता वो कह रहा है कि मैंने ट्रेड लाइसेंस लेकर रखा था। ट्रेड लाइसेंस के अतिक्रमण की जगह पे दी जाती है। मैं सवाल करना चाहूँगा एमसीडी से, तुम क्या उस वक्त आँख में बिनाई थी तुम्हारे? क्या तुम देख नहीं पा रहे थे कि अतिक्रमण की जगह में ट्रेड लाइसेंस दिया जाता है? दूसरी बात, उसी लाइन में जब मस्जिद की दहलीज को तोड़ा जा रहा था, जब आप देखेंगे तो उसी लाइन में थोड़े सा आगे बढ़कर, यानी 1 से 2 मिनट से 3 मिनट आपको पैदल चलना पड़ेगा, उसी लाइन में अतिक्रमण की ज़मीन मंदिर भी थी। कि मंदिर को फिर क्यों नहीं तोड़ा गया? जब अतिक्रमण है तो एक लाइन में सबको बराबरी के साथ करना चाहिए। लेकिन आज की जो हुकूमत है, हम बार बार कहते हैं कि अब और जो पुरानी हुकूमतें थी वो भी सांप्रदायिक थी, लेकिन वो छुप कर वार किया करती थी। आज जो बीजेपी हुकूमत है ये भी सांप्रदायिक है, ये सामने से वार करती है। यही फ़र्क है। वो कह रहे हैं कि सभी दंगाई थे, तो आप मुसलमान हिंदू के चश्मे से मत देखिए, दंगाई के चश्मे से देखिए। आप जब शोभा यात्रा के दिन को देखेंगे, सुबह से करीब 2-3 शोभा यात्रा निकल चुकी थी। ये चौथी या तीसरी शोभा यात्रा थी जो अफ्तार के वक्त निकल रही थी। आप जब दिल्ली पुलिस में देखेंगे, उनका जो फाइल होता है परमिशन का, तो शोभा यात्रा या हिंदू महासभा निकाल रहे थे। हिंदू महासभा ने जब एप्लीकेशन दिया तो उस परिषद भी शामिल हो। जी बिल्कुल, तो विश्व हिंदू परिषद ने जब ये एप्लीकेशन दिया, इन लोगों का जो हिंदुवादी संगठन है, उन लोगों ने जब एप्लीकेशन दिया तो दिल्ली पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर उसे रिजेक्ट कर दिया। जब एक रैली की बात ही नहीं थी, अफ्तार के टाइम में आप जाकर वहाँ पे नारे लगाएंगे, ख़ास तौर से मस्जिद के सामने, तो आप एक तरीके का दंगा फैलाने या चाहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन अब तक आप देखेंगे कि एफआईआर जो रजिस्टर्ड हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक माइनॉरिटी के ऊपर या फिर मुस्लिम के ऊपर उसका नाम है। लेकिन जब आप दूसरी तरफ देखेंगे, इसके दो पक्ष हैं। जब शोभा यात्रा निकाला जा रहा था जो कि इल्लीगल था, उन लोगों पर अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्या वो लोग दंगा भड़काने नहीं आए थे? आज ये सवाल करना होगा। और यही हाल मध्य प्रदेश में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ। हर जगह आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दंगा फैलाया जा रहा है। पिछले 5 साल में करीब 3400 दंगे हुए हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारे गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है। 3400 दंगे जब हिंदुस्तान में हो रहे हैं, जहाँ पर किसी नेता मंत्री का बच्चा नहीं मरता है। बीजेपी अमित शाह जो आज गृह मंत्री हैं, उनका बेटा बीसीसीआई का प्रेसिडेंट है, जो क्रिकेट के बारे में कुछ जानता नहीं है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि नेता मंत्री के बच्चे कभी दंगे में शामिल नहीं होते, उनका कोई औलाद नहीं मरता, लेकिन ये दंगा कराते इसलिए हैं कि उनके पॉलिटिकल जो फ़ायदा है, जो रोज़ी रोटी है, वो चलती रहे। आप देखेंगे कि मंत्री के बच्चे बाहर जाकर विदेशों में पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? हमारे बच्चों के जब नौकरी मांगते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे पास नौकरियां नहीं है, हम दें तो दें कैसे? राजनाथ सिंह की रैली में नौजवानों ने नारा लगाया था कि आर्मी की भर्ती चाहिए, क्या आज तक भर्ती निकली? आपने तो वादा किया था इलेक्शन की रैली से। तो जिस तरह से कह रहे थे कि प्रधानमंत्री इस पर चुप्पी साधे हुए, और प्रधानमंत्री ने कहा अभी तक जो है इस पर मन की बात या तन की बात या धन की बात कोई बात नहीं की, 10 दिनों से पूरे देश भर में दंगा लगा हुआ। प्रधानमंत्री किसी का बर्थडे होता है तो एक ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री एक छोटी सी बात होती है तो ट्वीट करते हैं। उन्हें बाहर विदेशों में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, उनकी मदद के लिए वक्त है। लेकिन देश में क्या वो प्रधानमंत्री किसी एक समुदाय के हैं? प्रधानमंत्री तो सबों का होता है, हर एक समुदाय का होता है, हर एक वर्ग का होता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ एक समुदाय का होने को अपने आप को करार दे रहे हैं। एक दूसरे के समुदाय के ऊपर, यहाँ तक के दलितों के ऊपर भी जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उसके ऊपर भी वो कुछ नहीं कहते हैं। उसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं वो एक सिर्फ वर्ग का क्या होकर रह गए हैं। तो अंबानी अडानी जैसे वर्गों की ही वो सिर्फ बात कर रहे हैं, उनकी ही वो सोच रहे हैं। गरीब के घर के बच्चों को जो नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उसके ऊपर उनका कोई ठिकाना नहीं है। बच्चों को जो तालीम नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर उनका कोई ठिकाना नहीं है। आज प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ अंबानी अडानी और आरएसएस के होकर रह गए हैं। ये सवाल का जवाब उन्हें देना ही होगा। मंदिर जो बीच में था उस पर आक्रमण, मतलब कि उस पर जो है बुलडोजर नहीं चला, और जो मस्जिद था उसके जो है दीवार पर बुलडोजर चला, कहा ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था। तो सवाल ये है कि ये इसी वक्त क्यों हुआ? कुछ 2 हफ्ते बाद? पिछले 15 सालों से एमसीडी कॉरपोरेशन चला रही है, जिसकी पार्टी के हिसाब से अगर हम देखें तो बीजेपी ही है। ठीक है, तो 15 साल के इन पिछले 15 सालों में क्या वो अंधे थे?
उनके कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुंची कि जहां दिल्ली के जहांगीरपुर एक इलाका है जहां पर एक मस्जिद है जिसे जामा मस्जिद कहते हैं, वो जामा मस्जिद का जो दरवाज़ा है वो अतिक्रमण है। यही नहीं, उसके आसपास की दुकान भी अतिक्रमण है। क्या पिछले 15 सालों में उन तक नहीं पहुंचा? अगर नहीं पहुंचा तो वो सोए क्यों थे? ये सवाल तो उन पर करना चाहिए था। दूसरी बात, संविधान ये कहता है कि जब आप किसी भी अतिक्रमण को हटाने जाएंगे तो उन्हें नोटिस देंगे। क्या उन्होंने कोई नोटिस दिया? वो सुबह 2 बजे सुनते हैं कि 2 बजे तोड़ने जाना था, लेकिन कोर्ट में इस बात को लेकर बहस होनी थी, लेकिन वो उसको लेकर 10 बजे सुबह चले जाते हैं। 10 बजे जाते हैं, जब कोर्ट में ये बात तय हो जाती है कि वो अतिक्रमण को अभी ना तोड़ा जाए, रोक दिया जाए, तब वो बहाना कहते हैं कि हमारे पास कागज़ नहीं पहुंचा। ये कागज़ दूसरे जगहों पर तो तुम्हारे पास ठीक पहुंच जाता है जब बुलडोज़र चलाना होता है। इस बार जब बुलडोज़र रोकना था तो बीजेपी के उन गुलामों को, उन चापलूसों तक ये कागज़ क्यों नहीं पहुंची? ये ठीक ठाक अमित शाह की निगरानी में लगातार, पिछला दिल्ली दंगा जो हुआ वो भी अमित शाह की निगरानी में हुआ। गुजरात दंगा हमने देखा, उसमें भी उनकी रहनुमाई थी, हमारे प्रधानमंत्री की भी थी, जो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह से उन्हें क्लीन चिट मिल गया। क्यों मिल गया? कि उन्होंने गवाहों को मारा था। हमने देखा कि एक जज को किस तरीके से मार दिया गया, ठीक उसी तरीके से आइंदा भी होगा। यही तो हाल है आज हमारे जस्टिस का। कुछ दिनों पहले ना हमने देखा कि किस तरीके से राम मंदिर का एक वाकया था, उसको किस तरीके से तोड़ा गया, शहीद किया गया, लेकिन फैसला क्या आया? राम मंदिर बनेगी। जज वहाँ कह रहे हैं कि जो तोड़ा शहीद किया गया वो गलत है। जब शहीद किया गया वो गलत है तो किस तरीके से वहाँ बनेगा भाई? ये तो हाल है आज हमारे जस्टिस सिस्टम का। नफरत क्यों है इन लोगों के दिल में? सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, दलितों के लिए भी है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें आज भी मंदिरों में नहीं जाने दिया जा रहा है। आज भी उनके पर कोई हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि उन्हें कहा गया कि तुम नीचे हो, तुम हमारे साथ बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते। आए दिन इस तरीके की खबर आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि वो वर्ना सिस्टम को दोबारा लाना चाहते हैं, वही छूत अछूत को दोबारा लाना चाहते हैं। इसी चीज़ को वो मानते हैं, बिलीव करते हैं, उसे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक इसीलिए तो कुछ दिनों पहले आपने उनके एक मंत्री को देखा था, एक MLA को देखा था, वो कहते हैं कि मीटिंग होती है लेकिन मुझे नहीं बुलाया जाता क्योंकि मैं दलित हूँ। ये हाल है। आप देखते होंगे कि हमारे राष्ट्रपति जो दलित हैं, रामनाथ कोविंद जी, वो जाकर एक CM का पाँव छूते हैं। आप एक हाईएस्ट अथॉरिटी पे हैं, आप किसी CM का पाँव क्यों छुएंगे? वो आपके सामने झुकेगा क्योंकि आप हाईएस्ट अथॉरिटी हैं। लेकिन आप देखें कि समाज का ताना बाना किस तरफ ले जाया जा रहा है। बीजेपी चाहती है कि हम आज से 200-300 साल पहले जिस तरीके से जीते थे उसी तरीके से जिएं। नुकसान किसका? नुकसान आम इंसानों का है। हम जिस तरीके से साइंस, एथिक्स, मोरालिटी, इन सारे विषयों पर, ह्यूमैनिटी के ऊपर जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, बीजेपी चाहती है कि इंसानियत का खून हो जाए और इंसान इंसान नहीं हैवान माना जाए, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का राज हो। वो चाहती है कि हिंदू के नाम पर वो हिंदू राष्ट्र काम करे। ये मुमकिन नहीं है। कोशिश वो बाज़ाब्ता लगातार कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि 1/3 मेजोरिटी मेरी लोकसभा में आ जाए, वो चाह रहे हैं कि 2/3 मेरी मेजोरिटी राज्यसभा में आ जाए, वो चाह रहे हैं कि हर एक राज्य में मेरे हाफ से ज़्यादा मेजोरिटी आ जाए ताकि मैं हिंदू राष्ट्र बना सकूं। क्या ये संभव है हिंदू राष्ट्र बनना? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये 3 जो मैं पॉइंट बोला, अगर ये 3 पॉइंट वो ग्रीन क्लिक कर लेते हैं और राष्ट्रपति जी साइन कर लेते हैं तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन मैं हिंदुस्तान के हर एक नौजवान, छात्र, युवा और जो भी सेकुलर माइंड या फिर सूझबूझ रखते हैं, थोड़ी बहुत भी आज अपने तारीख़ को जानते हैं, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आज़ादी, हिंदुस्तान की आज़ादी में RSS वालों ने बलिदान नहीं दिया था, RSS वालों ने कुर्बानियाँ नहीं दी थी। हिंदुस्तान की आज़ादी में अशफाकुल्ला खान, खुदीराम से न जाने कितनों ने दी, जिनका नाम भी हम नहीं जानते हैं, लाखों लाखों की तादाद में। उन कुर्बानियों का एक ख्वाब था कि हिंदुस्तान सब मिलकर रहे, जिसे पहले ही एक बार तोड़ दिया गया है तकसीम कर सत्ता की लालच में। अच्छा, ये मस्जिद के ऊपर चला बुलडोज़र, तो क्या मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये बुलडोज़र है या ये कह सकते हैं कि एक 2024 की तैयारी? दरअसल सत्ता का जिसको मुंह हो जाए वो किसी भी तरीके से चाहता है कि सत्ता में हमेशा बना रहे। हमने डर, जिस तरीके का हालात है, डर तो बिल्कुल रहेगा। आप आज घर में हैं, आपके ऊपर आके कोई बुलडोज़र चला दे, ये डर CA NRC आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। CA NRC जिसको लाया गया था ख़ास तौर से मुसलमानों के ऊपर एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन CA NRC में सभी पीसेंगे। ये बात कह रहे हैं कि अवैध घुसपैठिया है, ये जो जहांगीरपुरी में ये बांग्लादेशी रोहिंग्याज हैं, अवैध घुसपैठिया हैं, तो इस पर मुसलमान क्यों इतना वावेला मचा रहे हैं? कुछ दिनों पहले बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई थी।
वहाँ तो आपने नहीं कहा कि आपके देश के इतने लोग हमारे यहाँ रहते हैं। अगर ऐसा होता तो आप बाज़ाब्ता वहाँ लिस्ट देते कि आपके 10,000, 20,000 या 30,000 या 40,000 लोग हमारे यहाँ रहते हैं। आप बाज़ाब्ता एक पॉलिटिकल मोटिव के लिए सिर्फ और सिर्फ इस इशू को क्रिएट कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, तो बदलेगा 24 में सरकार की यूं ही चलती रहेगी तानाशाही? अगर हम लोग अंधे रहेंगे, अपने हक की आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, तो ये सरकार यूं ही चलता रहेगा। अगर इन सरकार के जालिम कवानीन के ख़िलाफ़ हम लोग आवाज़ उठाएंगे, जिस तरीके से हमने CA/NRC को लेकर आवाज़ उठाई, तारीख़ी किसान मूवमेंट हुआ, जिसको लेकर जो कभी किसी इनके कानों तक आवाज़ नहीं पहुंचती थी, उस सरकार को 3 काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि हम लोग सभी मिलकर एक तहरीक मुनज़्ज़िम होकर किए थे, जिसका रास्ता एक था, जिसका रास्ता कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं था, जिसका रास्ता वाहिद किसानों की खुशहाली थी, किसानों की मांग थी। उसमें भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उस गैजेट में उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी जो आज तक मानी नहीं गई। इतना नफरत का क्या लगता है, क्या पीछे मंशा होगा या क्या साजिश होगी, या क्या क्यों मुसलमानों से इतना नफरत है? भाजपा को, RSS को, बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को, या जो जितने भी हिंदुत्व संगठन से जुड़े? RSS की जब स्थापना होती है और उनकी जो किताब लिखी जाती है, उसमें बाज़ाब्ता कहा गया है कि सबसे पहला मेरा दुश्मन है मुसलमान, फिर उसमें कम्युनिस्ट का नाम लिया गया है, फिर क्रिश्चियन है, ईसाई है, धीरे धीरे सभी पर अटैक होगा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लाइन बाय लाइन सभी पर अटैक किया जा रहा है। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में अगर रहना है, उनकी किताबों में लिखा है, जय श्री राम कहना होगा। उनकी किताबों में लिखा है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो तुम्हें 2म दर्जे का शहरी माना जाएगा, यानी तुम फर्स्ट सिटीजन नहीं कहलाओगे, सेकंड सिटीजन कहलाओगे, वोट का अधिकार नहीं। हाँ, और तुम्हारे हमारी जूती के नीचे रहना होगा। ये उनके किताबों में लिखा है। जब आप उसका मुताला करेंगे तो ये बात साफ होगी। उसी चीज़ को लेकर ये बीजेपी है, ये तो सब बाज़ाब्ता तौर पर RSS है। कुछ दिनों पहले आपने देखा विधानसभा में जब RSS को लेकर बात हुई तो वो लोग आग बबूला हो गए। तुम तो बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हो, RSS को लेकर जब बोला जा रहा है, सही बात बोला जा रहा है, तो फिर आग बबूला क्यों हो रहे हो? ये बात वाजे करती है कि बीजेपी और RSS में कोई फ़र्क नहीं है। एक आखिरी सवाल पूछिए, एंड अप करेंगे कि जैसे मोदी जी हर चीज़ में मन की बात करते हैं, हर चीज़ों में आते हैं, मगर पिछले 10 दिनों से दंगा नहीं हुआ तो मोदी जी कुछ मन की बात नहीं कर रहे, और अमित शाह ने सिर्फ यह कहा कि कठोर कार्रवाई होगी। तो क्या ये दोनों जो बड़े अधिकारी है या बड़े जो पोस्ट पर है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तो क्या ऐसा लगता है कि इनकी ही एक साजिश है इस तरह की चीज़ें रणनीति बनाने में? जाहिर सी बात है, इन लोगों ने प्रैक्टिकल 2002 का दंगा किया, ये बात साफ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उस वक्त खामोश रह गए, ये हम लोगों ने देखा। ये बात साफ है कि इन लोगों ने हमेशा प्रैक्टिकली, इन लोगों में दंगा प्रैक्टिस किया जाता है, चर्चा किया जाता है, कैसे करना है, नहीं करना है। और हालत यह है कि पुलिस की नुमाइंदगी में ये सब होता है, पुलिस उसको बढ़ावा देती है। पुलिस की लीड बिल्कुल, ये बात साफ है। अगर हम इससे झुठलाएंगे तो हम सच से आंख मोड़ेंगे। तो लगातार जो है गुलाम से बात कर रहे थे, सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार अपनी बात रखते हैं। अब देखना ये है कि जहांगीरपुरी का मसला कितना आगे जाता है और किस तरह से उसको पॉलिटिकल मोटिव के साथ यूज़ किया जाता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।